राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन स्टार्ट करते हैं वर्ग 16 के तत्व, या अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, या अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैल्कोजेन। ठीक है भाई, ये जो चैल्कोजेंस है, इस चैल्कोजेंस का मतलब होता है अयस्क बनाने वाला, अयस्क बनाने वाला। तो अपन पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 के तत्व, ऑक्सीजन परिवार, चैल्कोजेन या अयस्क बनाने वाला या अयस्क बनाने वाले तत्व, ये अपन यहां पढ़ रहे हैं। अब अपन बात करें कि वर्ग 16 में कौन कौन से एलिमेंट है जो वर्ग 16 में आते हैं। ये आते हैं भाई, ये आपके पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये आपके पास है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, ये आपके पास है भाई। ठीक है, अब इनमें एक चीज आपको मैं यही बता दूं कि ये दोनों के दोनों, ऑक्सीजन और सल्फर, ये दोनों के दोनों आपके पास हैं अधातु। ये नॉन मेटल है, ये उपधातु हैं। उपधातु का मीन्स ये मेटलोइड है, और ये आपके पास है धातु या मेटल। तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेलुरियम मेटलोइड है, और पोलोनियम मेटल है। इसका मीन्स अगर आप इस ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे, ठीक है भाई, तो अप टू डाउन जाने पर आप ये देखें कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जा रहा है भाई। धात्विक गुण एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जा रहा है। मेटालिक कैरेक्टर या धात्विक गुण एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको यहां पर ऑक्सीजन फैमिली की फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको बता दी। मैं आगे बताता यही बता देता हूं। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज बता दी भाई, कौन सी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैंने आपको इनकी बता दी है, इनका धात्विक गुण, कि एक वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक गुण या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है भाई। क्लियर बात पहला। अब बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, इस ऑक्सीजन फैमिली के प्राप्ति की बात करें, उपस्थिति की बात करें, ऑक्यूरेंस की बात करें, ऑक्यूरेंस की बात करें, इसकी प्राप्ति की बात करें कि कहां कहां किस रूप में पाई जाती है। तो देखो, ऑक्सीजन की बात करें अपन सबसे पहले, तो ऑक्सीजन 20.9% बाय वॉल्यूम, आयतन के हिसाब से 20.9% पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 20.9%। और 46.6% पाई जाती है ये भूपर्वटी में, जमीन में।
तो भूपर्पटी में या अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है ये 46.6% और आयतन के हिसाब से 20.9% पाई जाती है ये वायुमंडल में। आयतन के हिसाब से 20.9% तो किसमें भाई? वायुमंडल में। ठीक है, और जो भूपर्पटी है उस भूपर्पटी में 46.9% पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने श्वसन के लिए, सजीवों के श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्सीजन की बात भाई। इसके अलावा इसको अपन अयस्क बनाने वाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे जो अयस्क हैं उनमें सल्फर ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं बेराइट की, BaSO4, जिप्सम की, CaSO4.2H2O, कॉपर पाइराइट की बात करूं CuFeS2, गैलेना की बात करूं PbS। ठीक है, तो ये देखिए इनमें या तो सल्फर है या ऑक्सीजन है। एप्सम की बात करूं, ये लो भाई, तो देखो ये आपके पास मैग्नीशियम है, लेड है, कॉपर है, कैल्शियम है, बेरियम है, ये प्राप्त कर सकते हैं आप इससे। यानी कुल मिलाकर की बात है सल्फर ऑक्सीजन इस रूप में पाई जाती है। और अगर फ्री बात करें तो ऑक्सीजन O2 रूप में भी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। ये हो गया इनका अक्यूरेंस या इनका प्राप्ति स्थान, कि कहां कहां किस रूप में आपको मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अब अपन बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई NH2NP4। NH2NP4 ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपने कहा था कि सबसे पहले आप उत्कृष्ट गैस लिखें, हीना, नीना और करीना, 0 रन। सबसे पहले आप नोबल गैस लिखेंगे। नोबल गैस लिखने के बाद मैंने आपको कहा था कि आप 2 बार SP लिखो, 2 बार DSP लिखो और 1 बार आप FDSP लिखें। 2 बार SP, 2 बार DSP और 1 बार FDSP। उसके बाद ये जो SP है इसको लिख दें आप 2, 3, 4, 5 और ये 6। D लिखें, D 3 से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5। फिर F लिख दें, 4 से स्टार्ट होता है, 4F से स्टार्ट, ये 3D से स्टार्ट होता है। ये लिख दिया। लिखने के बाद S को, D को, F को फुल भर दें। S में आते हैं 2, D में आते हैं 10 और F में आते हैं 14। ठीक है, उसके बाद P में कितने भरना आपको? P में 4 भरना है, 4 भर दें। ये लो भाई, ये इनका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है भाई NH2NP4, 4, 2, 6। ठीक है, ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको मैं यहां ये बताऊं, देखो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां पर
या 2 है या 3 है या 4 है, यहां 5 है और यहां 6 है। ध्यान से देखो, 2 3 4 5 6, इसको आप बोलते हैं n, कोषों की संख्या, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये n बराबर 1 और ये n बराबर 2 हो गए, सेल या कोष हो गए। इसी प्रकार से पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम में कितने हैं, 6 हैं। तो ये पोलोनियम का न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पोलोनियम में n 6 है, ऑक्सीजन में n 2 है। तो ऊपर से नीचे जाने पर देखो आप n बढ़ता जा रहा है, 2 3 4 5 6, n बढ़ रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, सेल बढ़ रहे हैं। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर n बढ़ रहा है, कोष बढ़ रहे हैं। यहां 2 थे, यहां 6 हो गए। तो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में पोलोनियम का साइज बहुत बड़ा है, कारण n बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए, अब यहां पर बात करें आप परमाणुीय व आयनिक रेडी की, किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक या आयनिक रेडी की, एटॉमिक या आयनिक रेडी। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा कि एक ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो n बढ़ता है, और ध्यान रखना n अगर बढ़ेगा तो परमाणुीय त्रिज्या या एटॉमिक रेडी भी इंक्रीज होगी। ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ऊपर से अगर आप नीचे जाते हैं तो n इंक्रीज होता है, n इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडी भी इंक्रीज होती है। ऐसे ही आपने इनका कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP4। अगर ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2NP6, और ये आपके पास हो गया एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर लेते हैं। तो इन सब के ऊपर लिख दूं मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। ठीक है भाई, और इन पर चार्ज लिख दो कितना, -2। ये लो भाई। ठीक है, अब वही बात है, ऊपर से नीचे जाओगे तो चाहे एटॉमिक रेडी हो चाहे आयनिक रेडी हो, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, PO-2 की। तो ये तो हो गया किसका क्रम भाई, ये वाला। तो ये तो हो गया आयनिक त्रिज्या का क्रम। आयनिक त्रिज्या का क्रम, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं एटॉमिक रेडी की बात करूं तो ये लो भाई। तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर n बढ़ता है, n बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडी और आयनिक रेडी दोनों इंक्रीज होंगी। आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, दोनों का मान बढ़ता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि n बढ़ता है। क्लियर बात। इसके बाद अपन बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही हैं अपनी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने पहली प्रॉपर्टीज पढ़ ली, परमाणु त्रिज्या। दूसरी अपन पढ़ रहे हैं घनत्व। घनत्व पढ़ रहे हैं भाई, डेंसिटी। और आपको पता है कि D बराबर होता है m/v।
तो इस डी के बीच और एम के बीच कौन सा संबंध हो गया भाई, डी समानुपाती एम। ठीक है, आप ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर से नीचे जाओगे तो m इंक्रीज होता है, और m अगर इंक्रीज होगा तो भाई d भी इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखना, एक ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर m इंक्रीज होगा, m इंक्रीज होता तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हो गया आपके पास थर्ड प्रॉपर्टीज। पहली कौन सी थी भाई, एटॉमिक रेडी, डेंसिटी, और एक अपने मेटेलिक करैक्टर पहले देख लिया था, मेटेलिक करैक्टर। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं यहां अगली प्रॉपर्टीज की, एलोट्रोपी, एलोट्रोपी या अपर रूपता। तो देखिए इनकी बात करें अपन, ध्यान देना, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इस पोलोनियम की बात अपन यहां नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो कैंसर जन्य होते हैं भाई, इसलिए अपन इस पोलोनियम की बात नहीं कर रहे, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये जो सल्फर है, इस सल्फर के 5 एलोट्रोप्स होते हैं, 5 अपर रूप हैं सल्फर के। इसके अलावा ऑक्सीजन के 2, सेलेनियम के 2, टेल्यूरियम के 2, यानी कुल मिलाकर की बात यह है कि ऑक्सीजन फैमिली के सारे एलिमेंट अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, एलोट्रोपी शो करते हैं। ठीक है भाई, तो ऑक्सीजन परिवार के सारे एलिमेंट एलोट्रोपी या अपर रूपता शो करते हैं। अपर रूपता होती है, जैसे आपने पढ़े थे कि कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं, वो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। ठीक है, ऐसे ही ये सब भी अपर रूप है इन सब के भी, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हो गया O2 हो गया, O3 हो गया। ठीक है भाई, तो ये जो ऑक्सीजन है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, इनके 2-2 एलोट्रोप्स होते हैं, और सल्फर के 5 एलोट्रोप्स होते हैं। ये हो गया आपके पास एलोट्रोपी। इसके बाद मैं बात करता हूं कैटेनेशन की। कैटेनेशन या श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। तो ध्यान रखना, सल्फर की अगर आप बात करें तो सल्फर में श्रृंखला बनाने की या कैटेनेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। सल्फर के बाद ये लो भाई, तो श्रृंखला बनाने की सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी है वो सल्फर में होती है। सल्फर इस प्रकार से लगातार जुड़ता ही जाता है। इस प्रकार से देखो, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो S8 रूप में रहता है सल्फर। ठीक है भाई, तो कैटेनेशन की सबसे ज्यादा, और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में कम है, ऑक्सीजन O2 रूप में ही रहता है। ठीक है, तो इस सल्फर की जो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति है, कैटेनेशन की टेंडेंसी है, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भाई, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है भाई? आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इसी एनर्जी को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी बोलते हैं भाई। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी बोला जाता है। तो आईपी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, आयनन विभव होता क्या है? बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी।
तो सबसे बाह्यतम का जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक एनर्जी ही क्या कहलाती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करते हैं कि मैं बात करता हूं बोरोन, चलो पहले इसकी बात कर लें। ये लो भाई, अप टू डाउन जाओगे, एन इंक्रीज, साइज इंक्रीज। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं दो साइजों की इधर बात कर लूं, ये लो, ये एटम ए है, ये एटम बी है, दो एटम है। इस एटम ए का साइज कम है, एटम बी का साइज ज्यादा है। साइज की बात कर ली अपन ने। अब साइज मतलब ए की बात करें तो ए का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन टाइट बंधा हुआ है, और टाइट बंधा हो तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और ये इलेक्ट्रॉन ढीला बंधा हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी कम है, और इसी एनर्जी को आप आईपी बोलते हैं। तो यहां एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यहां आईपी ज्यादा है, और यह एनर्जी कम है, यहां इसका मीन्स आईपी कम है। तो कुल मिला की बात यह है कि जो आईपी है वो डिपेंड करती है साइज पर। साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन टाइट बंधा हुआ रहेगा, और टाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्यादा तो आईपी ज्यादा, क्योंकि उसी ऊर्जा को तो आईपी बोला जाता है। तो आईपी डिपेंड करती है किस पर? साइज पर। आ जाओ यहां पर, साइज देखो बढ़ता जा रहा है, और साइज अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो आईपी घटती जाएगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव घटता जाएगा। तो ध्यान रखना, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता जाता है। आयनन विभव घटता जाता है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, आईपी घटती जाएगी। ठीक है, ये ग्रुप की बात हो गई, वर्ग की बात हो गई। ठीक है, वर्ग के बाद अब मैं बात करता हूं, देखो पीरियड की, आवर्त की। ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन, ये आपके पास 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18 वर्ग। मैं बात करता हूं, आप ऐसे पढ़ते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर जेड स्टार बढ़ता है, जेड स्टार बढ़ता है तो साइज घटता है भाई। तो साइज घटता जा रहा है, ठीक है, और साइज अगर घटता जाएगा तो आईपी बढ़ती जाएगी भाई। तो होना यह चाहिए कि 16 जो वर्ग है उसकी आईपी 15 से ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन फैमिली की नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा अपन सोचते हैं। क्या ये ट्रेंड है? ट्रेंड क्या कह रहा है बताएं? आईपी बढ़ती जा रही है, तो होना ये चाहिए, इधर लिख दूं मैं, होना क्या चाहिए कि 16वें वर्ग की ज्यादा होनी चाहिए 15वें से, या ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा होनी चाहिए किससे? नाइट्रोजन फैमिली से। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता उसकी अगर अपन बात करें, देखो तो मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन जो फैमिली है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3 और ऑक्सीजन फैमिली का होता है NH2NP4। तो नाइट्रोजन का P3 है, हाफ फिल्ड है, और अपन 11वीं क्लास में ये पढ़ के आ रहे हैं कि आधे भरे हुए और पूरे भरे कक्षकों की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और स्टेबल ऑर्बिटल से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आवश्यक ऊर्जा ज्यादा होगी, आईपी ज्यादा होगी। तो इस नाइट्रोजन फैमिली की जो फर्स्ट आईपी है, फर्स्ट आईपी, इसकी जो फर्स्ट आईपी है उसकी फर्स्ट आईपी ज्यादा होने का रीजन यही है कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है P3, आधा भरा हुआ है, अर्धपूर्ण पूरित है, और अर्धपूर्ण पूरित जो ऑर्बिटल है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है।
एक इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, NS2Np2 और इसका हो जाएगा NS2Np3। तो ध्यान दें, जो फर्स्ट आईपी है उस फर्स्ट आईपी का ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, 15वें की ज्यादा होगी 16वें से, ये फर्स्ट आईपी का क्रम हो गया। अब अगर आप सेकंड आईपी का ऑर्डर देखेंगे तो अब देखें, ऑक्सीजन का हो गया P3, नाइट्रोजन का है P2, तो ज्यादा किसकी हुई, ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड हो गया, तो ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी अब नाइट्रोजन से। तो अब 16वें फैमिली जो ग्रुप है उसकी ज्यादा हो जाएगी किससे, 15वें से, या ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा हो जाएगी किससे, नाइट्रोजन फैमिली से। ये हो गया आपके पास फर्स्ट और सेकंड आईपी का ऑर्डर। फर्स्ट जो आईपी है वो नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा होती है, रीजन P3। सेकंड आईपी ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, कारण P3। तो ये हो गया आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। कल अपन इसी ऑक्सीजन परिवार के कुछ और प्रॉपर्टीज लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।